Hello student, good afternoon to everyone. Okay. Now we start chemistry lecture. चलो. तो केमिस्ट्री में मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी सिखा दिया, मीनिंग वर्क सिखा दिया, कंपेयर करना सिखा दिया, एक्सेप्शन कहाँ आते हैं वो सिखा दिया, एक्सेप्शन क्यों आते हैं वो सिखा दिया, लॉजिक सिखा दिया. अब बात रहा कैलकुलेशन का, तो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बता रहा हूं. बेसिक पॉइंट. मान लो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है. जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, Na है और Cl है. Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस करने में क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा. तो हमने एनर्जी दिया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके क्या बन जाएगा, Cl माइनस. बनते समय एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा. रिलीज होगा. तो यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और यहां एनर्जी रिलीज हुआ. यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और यहां एनर्जी रिलीज हुआ है. अब एनर्जी एब्जॉर्ब होना और रिलीज होना तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे. तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक. अगर एनर्जी रिलीज हुआ है तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का जो वैल्यू दिया जाएगा एंडोथर्मिक का, वो डेल्टा H लिखा जाएगा, या इसको ये भी लिखा जाएगा डेल्टा H का वैल्यू. समथिंग दिया जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, समथिंग वैल्यू लिखा जाएगा +10. और यहां लिख, चलो मैं एक लिख देता हूं एग्जांपल्स के तौर पे. बरोबर है, ये डेटा सही नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल्स के तौर पे लिख दे रहा हूं मैं कि यहां पर हो गया आपका 10 किलोजूल पर मोल, यानी हमने इसका हीट 10 किलोजूल दिया. एक्सोथर्मिक में डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है. अब मान लो इसमें -20 किलोजूल हीट पर मोल. तो माइनस और प्लस का मीनिंग क्या हुआ, माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रहा है. तो माइनस इज इंडिकेटिंग पॉइंट दैट हीट इज रिलीज्ड. माइनस इज इंडिकेटिंग दैट, तो नेगेटिव इज इंडिकेट दैट heat will released, and positive indicate that heat will absorb. यानी ये साइन केवल इंडिकेटिंग के लिए है.
ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनना, एक एक्सो है और एक एंडो है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब ये चीज नहीं लिख के तुमसे ये लिखेगा कि हीट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ऐसे नहीं लिखे, लैंग्वेज में लिख सकता है हीट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने में लगा हुआ एनर्जी, हीट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको हीट के बदले इंथैल्पी भी लिख देगा, हीट भी लिख सकता है और इंथैल्पी भी लिख सकता है। तो अगर तुम्हें हीट ऑफ आयोनेशन एनर्जी लिखेगा तो सोचना कि आयोनेशन एनर्जी क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, और ये एंडोथर्मिक का वैल्यू प्लस में लेना होगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर ये इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख देगा, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये लिखेगा 10-20 किलो जूल, तो ये मत सोच लेना कि ये वैल्यू प्लस में है, ये मत सोचना कि ये वैल्यू क्या है, प्लस में है। यहां लिख के देगा कि हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 20 किलो जूल है पर मोल है। तो कहने का मतलब ये वो डेटा बता रहा है, लेकिन तुम्हें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक्सो होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव लेना पड़ेगा। और लिख के नहीं देगा कि तुम निगेटिव लिखो, अगर लिख के दिया है तो बहुत बढ़िया, लिख के दिया है तो बहुत बढ़िया, और नहीं लिख के दिया है, लैंग्वेज में लिख के दिया है, तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट करके दिमाग में रख लेना कि अगर यहां पर वैल्यू इसका पॉजिटिव दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है, लैंग्वेज में लिखा है हीट ऑफ आयोनाइजेशन, तो वो भी ठीक है। और इस मान लो 10 किलो जूल लिखा है, तो यहां हम ऐसे लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू 10 किलो जूल, क्योंकि ये एंडो है तो हम प्लस लेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू तुम्हें दिया या नहीं दिया जाए, डेल्टा एच अगर डेटा देता है तो तुम्हें यहां पर प्लस में लेना पड़ेगा। किसका वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू प्लस में लेना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव के साथ वैल्यू देता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देता है, ऐसे लिख के देता है कि हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 20 किलो जूल पर मोल लिख के देता है, तो यहां तुम्हें प्लस नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये नाम लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो तुरंत दिमाग में करंट जाना चाहिए कि वो एक्सोथर्मिक होता है। वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक में सर ने क्या बताया था, निगेटिव लेने के लिए। तो तुम्हें वो देगा या नहीं, अगर पॉजिटिव देगा भी तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि साइन के साथ लिया जाता है, बरोबर है क्या। तो यहां पर साइन के साथ नहीं दिया है, यहां पर बस इंडिकेट कर दिया है। लेकिन इस बात को तुम्हारे अच्छे से ख्याल होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होता है और वहां वैल्यू निगेटिव आपको लेना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में दे या ना दे। दे तो बहुत बढ़िया, और नहीं दे तो कुल मिला के एक लाइन है, दे साइन, साइन दे तो अच्छा बात है, और नहीं दे तो आयोनाइजेशन एनर्जी को वैल्यू प्लस में लेना है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू निगेटिव में लेना है। इतना लिख लो, अगर डाउट है तो बोलो। नाउ अब कैलकुलेशन हम करते हैं। एक कंटेनर में हम सोडियम लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया Na+। उस इलेक्ट्रॉन लॉस को क्लोरीन ने गेन किया, बन गया Cl-। इस दौरान इसको एनर्जी देना पड़ा होगा और ये इसमें से एनर्जी रिलीज हुआ। मैंने अपने मन से डेटा लिख दिया। अब ये NaCl का Na+ और Cl- बन गया।
फॉर्मेशन में जो बॉन्ड एनर्जी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया कितना ये बनने में, बस इतना ही लगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें नेगलेक्ट करना है। अब हमें यहां से यहां ले जाने में 10 किलो जूल और यहां से यहां ले जाने में 20 किलो जूल। तो क्वेश्चन में बोला कि एक Na प्लस NaCl बनने में NaCl बनने में कितना एनर्जी लगा, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी का मतलब होता है हीट, बताया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई चीज बनना। हालांकि यहाँ पर मैं सिंपल सा तुम्हें बता रहा हूँ, फॉर्मेशन मतलब बनना, फिर थर्मोडायनेमिक्स में और आगे डिफिनेशन हम देंगे। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी बनने में कितना, इसको हम डेल्टा एच एफ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ, यानी इंथैल्पी हीट निकालना है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो यहां लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब यहां से यहां जाने में ये आयनाइजेशन एनर्जी है, इसने हमें इतना हीट दिया। और यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रिलीज हुआ है। तो दोनों का हम सम कर देंगे। सम करेंगे मतलब जैसे हम किसी से 200 रुपए उधार लिए और फिर हम 100 रुपया किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचा, हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हमने 200 रुपया पैसे लिया और 100 रुपया किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा। तो इसने क्या किया, 10 जूल लिया और 20 जूल रिलीज कर दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट इसके पास कितना बचा होगा। तो रिजल्टेंट क्या बचा होगा, तो रिजल्टेंट बचा होगा डेल्टा एच आई ई प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहां पर क्या करोगे, वैल्यू साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे, इसके लिए साइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइन के साथ वैल्यू पुट करो, +10 और -20 कितना आ गया, -10 किलो जूल पर मोल, यानी माइनस केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिलीज हो रहा है। तो कुल मिला के ये 10 जूल लिया, 20 जूल क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो रिजल्टेंट कितना हुआ, 10 जूल रिलीज आया, -10 किलो जूल रिलीज आया, यानी डेल्टा एच एफ का वैल्यू क्या आ गया, -10 किलो जूल पर मोल आया। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि कुल मिला के अगर हमने 100 रुपया लिया और 200 रुपया कहीं से उधार दे दिया, तो मैं तो निगेटिव हुआ था। ये 10 रुपया लिया और 20 रुपया दे दिया दान में, 10 रुपया लिया दूसरे से एब्जॉर्ब किया और 20 रुपया दान में दे दिया, माइनस मतलब चला गया, तो फाइनल मतलब वो 10 में निगेटिव में है। तो निगेटिव मतलब कुल मिला के हिट ये रिलीज करेगा। ठीक, मैं डेटा सबको समझाया, ये सबको समझ में आया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों को सम कर देना है और सम करते समय साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। तो आगे उम्मीद करते हैं कि तुम मोल कॉन्सेप्ट का, मोल से चीजें तुम्हें थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा हो और उसको तुम सीख लोगे। तो ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। और आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, ओके। अब क्लियरिटी आ रही है, ओके ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम आगे जो सिखाऊंगा वो सीख लोगे, तो उम्मीद कायम रखना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट सिखा रहा हूं ध्यान से सुनना। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में लगा हुआ एनर्जी मान लो 10 किलो जूल है, 10 किलो जूल पर मोल। ये क्या लिख दे रहा है बार बार, मोल मोल मोल। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो -20 किलो जूल पर मोल है। थोड़ा मोल का आप कहानी सुनते हैं क्या है। अब जैसे मान लो हमारे डेली लाइफ में 1 डजन में लिखा, तो 1 डजन में कितना क्वांटिटी होता है, 1 डजन में कितना क्वांटिटी होता है, 12। ये किसने बताया था, 1 डजन में 12 क्वांटिटी होता है, किसने बताया, किसी ने नहीं बताया ना, नहीं बताया ना। तो तुम्हें जब इसका लॉजिक नहीं है, जब इसका लॉजिक नहीं है तो आगे जो भी बताऊंगा उसका भी लॉजिक नहीं होगा। तो 12 क्वांटिटी होता है। अच्छा ऐसा बताओ, 1 डजन में 12 होता है, क्या इंडिया में होता है या अमेरिका में भी होता होगा, अमेरिका चाइना रूस सब में 12 ही होते हैं ना 1 डजन में।
तो 1 डजन में 12 क्वांटिटी होता है, ये किसी ने बताया नहीं है, ये एक मेजरमेंट ले लिया गया है, बराबर है क्या? एक मेजरमेंट का तरीका है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 डजन में 12 क्वांटिटी होता है, तो कोई चीज मेजरमेंट एक हमें सुविधा के लिए बना दिया गया है। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, उसी सुविधा को देखते हुए केमिस्ट्री के अंदर एक यहां पर कंटेनर में हमने क्या किया, सोडियम लिया। अब सोडियम बहुत सारा था, सोडियम बहुत सारा था। अब हमें सोडियम यहां पर ले लिया कंटेनर, अब सोडियम बहुत सारा था, तो लोगों ने बोला सोडियम कितना है, तो सोडियम कितना है इस चीज को केमिस्ट्री बोलता है कि 1 मोल है, 1 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम है। जैसे हम बोले कि हमारे पास बनाना है 2 डजन बनाना है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत जाएगा कि 24 होगा, लूट पड़ो उस पे, ऐसा होगा ना। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में ये पार्टिकल्स को काउंट किया गया और बोला गया कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, ये पार्टिकल्स एटम हो सकता है, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई भी चीज हम बोल देंगे। लेकिन 1 मोल में ये जो चीजें है क्वांटिटी, ये फिक्स है, यहां नाम लो या अमेरिका में नाम लो या चाइना में नाम लो, बात वही एक ही रहेगा। तो जैसे 1 डजन में 12 हमें मेजरमेंट के लिए लिया गया, केमिस्ट्री में 1 मोल डिफाइन किया गया। 1 मोल में इतना कोई भी क्वांटिटी होता है, पार्टिकल्स होते हैं, और उसको हमें, वो पार्टिकल्स एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी चलेगा। अब ये जो है एवोगाड्रो ने दिया था, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रो, उसने दिया था, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब ध्यान से सुनना, 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होते हैं, ये हमें चीजें पढ़ लिया हमने। अब ध्यान से आगे सुनना, तुम्हें 2-3 चीजें सिखाएंगे। तो 1 मोल में जैसे 1 डजन में 12 चीज होता है, तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, तो आज से भी सुनना कि 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, तो मुझे ये बताओ कि 16 ग्राम इसका एटॉमिक मास है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम है, तो मुझे ये बताओ ये 16 ग्राम कितने एटम का मास होगा, एक एटम का? ये 16 ग्राम कितने एटम का मास है? एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है, कितने एटम का मास 16 ग्राम होता है? एक एटम का मास 16 ग्राम होता है ना। अब सोच के देखो, सोच के देखो, सब लिख के भेज रहे हो एक एटम का, मुझे बताओ 16 ग्राम, 16 ग्राम मतलब एक एटम 16 ग्राम का होगा तो हवा में होगा क्या? तो नीचे बैठ जाएगा। सोचो एक छोटा सा पार्टिकल्स लो 16 ग्राम से भी कम सॉलिड का, और उसको रख के देखो तो नीचे बैठ जाएगा। 16 ग्राम का अगर होता तो ऑक्सीजन एयर में थोड़े होता, ऐसे तैरता नजर थोड़े आता। तुम एक अगर पार्टिकल्स भी लेते हो छोटा सा, तो वो भी 16 ग्राम का नहीं होता है। गोल्ड खरीदने जाते हो तो 16 ग्राम खरीदते हैं, तो गोल्ड इतना होता है, अगर 16 ग्राम को रख दो तो नीचे गिर जाएगा वो। तो आज के बाद ये मत बोलना कि एक एटम का मास 16 ग्राम होता है, और बोल दिए तो कोई सामने वाला समझ जाएगा तुम क्या बोल रहे हो, कितना जानते हो तुम। एक एटम का मास 16 ग्राम नहीं होता है। कंटेनर में इस एटम के जैसा, ऑक्सीजन के जैसा कितने एटम होंगे? बहुत सारा। अब हम बहुत सारा नहीं बोलेंगे, उस बहुत सारा का एक मीनिंग निकालेंगे। वो एटम का संख्या होगा 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होगा। उतने एटम का मास कितना है? 16 ग्राम। एक का मत बोल देना, उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास।
यानी केवल मैं ऑक्सीजन पे समझा रहा हूं, बाकी के एटॉमिक मास हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट, इतना समझ में आ गया सबको? आगे डस्टिंग करें तो ध्यान से सुनो। अब लिख लियो, अब ध्यान से सुनना। मैं बोलूं कि 24 बनाना हमने लाया तो बताओ कितना दर्जन लाया मैंने? कितना डजन लाया? 24 बनाना में कितना डजन? था से बोल दो कि 2। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो कितना मोल होगा? ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो कितना मोल होगा? ये मेरे को बताओ। इस रूम में ऑक्सीजन 48 ग्राम है, कितना मोल होगा? इस रूम में ऑक्सीजन 48 ग्राम है तो कितना मोल होगा? 3 मोल। तो यहां पर तुम एक चीज अब सीखोगे कि नंबर ऑफ मोल, जैसे नंबर ऑफ डजन, कितना डजन है, यानी नंबर ऑफ डजन जैसे निकालते हैं तो जितना हम सामान लाए और डिवाइड बाई 12, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो जितना मास दिया रहेगा, यानी गिवन मास, गिवन क्वांटिटी, जितना भी ला सकते हो तुम्हारा मर्जी है। गिवन मास, जितना भी मास ले लो ऑक्सीजन का, डिवाइड बाई 16। 16 की जगह मैं क्या लिख दूं? एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन मोल, एटॉमिक मास। जैसे 48 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन है, केवल वो है, O2 नहीं है, O है। तो मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल बताओ। नंबर ऑफ मोल मतलब, तो नंबर ऑफ मोल कितना आया? यानी जैसे तुम 48 में क्या बोलते, 4 डजन है, तो अब मैं बोलूंगा गिवन मास अपॉन 16, 3 मोल। यानी 3 मोल मतलब कितना ऑक्सीजन? एक मोल में कितना ऑक्सीजन? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो 3 मोल में कितना? तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3 एटम। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? मास को ग्राम मोल में कैसे बदलेंगे, ये सबको समझ में आया? अब यहां से हम तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, अब तुम यहां से समझो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अब यहां से समझना कि इसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम का दिया हुआ है 10। सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी 10 है, यानी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में 10 जूल लगा होगा। क्या एक सोडियम से लगा होगा? नहीं, 1 के मोल सोडियम होगा, 1 मोल सोडियम होगा, उसमें से सब में से निकाला गया होगा, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सब। इतना कितना मोल होगा? 1 मोल, बहुत ज्यादा होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। सब में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, सबको Na+ में बदला गया होगा। एक का मत समझ लेना। हम एक लिख देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक है, इसका मतलब क्या है? 1 मोल है वो। सबका कैलकुलेशन करके ऐड कर दिया गया, तब वैल्यू निकला 10। यानी 1 मोल का मतलब 10 जब है तो मतलब 1 मोल में से, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम होगा, सब में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया होगा और सबके एनर्जी को सम कर दिया गया होगा, तब 10 लिख दिया गया है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? तो जब जब तुम्हें पर मोल आए तब क्या सोचना है? एक के बारे में नहीं सोचना है। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होगा, सब में से निकाला गया है। बराबर है क्या? इसी क्लास में 6.023 इंटू 10⁻20 स्टूडेंट है, अब सबको बाहर निकाल रहे हैं, तो एक को बाहर निकालने में एनर्जी नहीं है। 6.023 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट को बाहर निकालने में लगा हुआ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी डिफाइन फॉर 1 मोल। राइट डाउन, ionization energy and electron affinity is defined for
यानी ये जो वैल्यू दिया जाता है वो 1 मोल के लिए दिया जाता है, डिफाइन फॉर 1 मोल। बराबर है या नहीं है? तो इतना चीजें मोल से तुम्हें जोड़ देना है, बराबर है? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड सारे स्टूडेंट? तो कल पढ़ के आओगे, इलेक्ट्रॉन गेन आयनेशन एनर्जी का मीनिंग समझाया, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, डेल्टा एच समझाया, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये समझाया। एक कंटेनर में दोनों काम एक ही साथ हो रहा है तो उसका हिसाब किताब कैसे करना है, लॉस और गेन साइन के साथ वैल्यू पुट करना है, वो समझ में आ गया। उसके पीछे मैं मोल समझाया, अब मोल का क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, कैसे मोल से इसका रिलेशन है। अब जैसे बोल दिया क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन थोड़ा अभी करवा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि बोला क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन से, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान से सुनना, O से O-2 बनने में डेल्टा H जो है, या ऐसा लिख लो, सोडियम से सोडियम प्लस बनने में डेल्टा H प्लस 10 किलो जूल है। तो तुमसे बोलेगा कि 46 ग्राम सोडियम को Na प्लस बदलने में डेल्टा H कितना होगा? तुम तो हवा मुड़ जाओगे, कितना होगा? तो पहले क्या करेंगे, ये 1 मोल के लिए डिफाइन है, पहले हम ये पता लगा लेंगे 46 ग्राम में कितना मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा, गिवन मास फॉर्मूला डिवाइड बाई सोडियम का मास कितना होता है 23, क्या हो जाएगा, कितना मोल आ जाएगा 2 मोल। 1 मोल का वैल्यू कितना है 10, तो 2 मोल का वैल्यू क्या होगा 10 इंटू 2, 20 किलो जूल। पर मोल मत लिख देना, ये 2 मोल के लिए डेटा है। समझ में आया क्या हुआ? कल कैलकुलेशन ये हम कराएंगे। तो हमने आयनेशन एनर्जी को मोल से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी को मोल से जोड़ा, किलो जूल का कैलकुलेशन कैसे किया जाए साइन समझा, प्लस माइनस साइन समझे, तो हमारा कुल मिला के इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी और आयनेशन एनर्जी का सारे चीजें कंप्लीट हो गए। कल मैं क्वेश्चन इनके बेसिस पे कराऊंगा। तो कर इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का कैलकुलेशन करवाएंगे, कंपेयर कैसे किया जाता है, और साथ में ये सब कैलकुलेशन करवाएंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, तो घर पे पढ़ के आओ, प्रैक्टिस करके आओ। ओके, थैंक्स टू ऑल।